रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी सशस्त्र बेल। शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज। रिया शोविक को एनसीबी ने बताया था ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर। हाथरस केस में ईडी का खुलासा। जातीय दंगा फैलाने के लिए मॉरिशस से भेजे गए 50 करोड़ रुपए सरकार ने दिया था। दंगे भड़काने की साजिश का दावा। शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सार्वजनिक जगहों सड़कों पर नहीं हो सकता अनिश्चितकाल का धरना। सीए के खिलाफ हुआ था विरोध प्रदर्शन। बिहार में जेएमएम और आरजेडी का गठबंधन टूटा। महागठबंधन से अलग होकर 7 सीटों पर जेएमएम लड़ेगी चुनाव। आरजेडी पर राजनीतिक मक्कारी का लगाया आरोप। भारत में कोरोना के एक्टिव केस घटे। यूरोप में पहली लहर से भी अब तेज बढ़ रहे मामले। 16 सितंबर को भारत में एक्टिव कोरोना केस 10 लाख पार कर गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रिया चक्रवर्ती मामले से। रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशस्त्र बेल दे दी है और शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, रिया शोविक को एनसीबी ने बताया था ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर, जिसके बाद रिया और शोविक की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिर्फ अभी तक रिया को ही बेल दी है और ये बेल भी सशस्त्र बेल के रूप में दी गई है। और आपको जानकारी दे दें कि अभी रिया मुंबई से बाहर नहीं जा सकती है। और आपको ये भी बता दें कि 50,000 के निजी मुचलके पर ये जमानत दी गई है और रिया को अभी मुंबई से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अगर उन्हें मुंबई से बाहर जाना है तो उसके लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं क्या कुछ हुआ है। तो रिया को कैसे मिली बेल? शोविक रहेंगे जेल। आपको जानकारी दे दे, फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को करीब 1 महीने बाद बेल मिली है। ड्रग्स केस कनेक्शन में नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया को गिरफ्तार किया था और आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया समेत 3 लोगों को सशस्त्र जमानत दे दी है। और यह भी आपको बता दें कि रिया के भाई शोविक और दीपेश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये इसमें बड़ी जानकारी है। रिया को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी है और नजदीक के पुलिस स्टेशन में जब भी पूछताछ होगी तो उन्हें आना पड़ेगा। रिया को पासपोर्ट भी जमा करना होगा और मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को करीब 1 महीने के बाद ये बेल मिली है। 1 महीने से वो जेल में बंद थी। और बता दें कि अदालत में रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे की ओर से ये तर्क दिया गया था कि रिया पर एनडीपीएस के तहत लगा 37A के एक्ट गलत है। और ये भी बता दें कि रिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और इतने दिनों तक जेल में रखा गया है, ये उनके वकील की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ लंबी बहस के बाद अदालत ने इस मामले में रिया को जमानत दे दी है, लेकिन उनके भाई अभी भी अंदर है। वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने अपनी ओर से सबूत रखे और कुछ धाराओं के बारे में भी बताया, जिसे जज ने स्वीकार किया। रिया को जिस तरह अरेस्ट किया गया है वो गलत है। तो बता दें कि 3 केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी, एनसीबी के द्वारा जो व्यवहार किया गया वो गलत रहा। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ में शुरुआत में इस बात को कबूला था कि उन्होंने भी ड्रग्स का सेवन किया है। हालांकि वो सुशांत के मिलने से पहले ये छोड़ चुकी थी, ये तर्क दिए गए हैं। और आपको जानकारी दे दें कि जिसके बाद एनसीबी ने उन पर 37A के तहत केस दर्ज किया था। और ये भी बता दें कि इस धारा के क्लॉज ए में कहा गया है कि सरकार द्वारा सूचीबद्ध तरीके से मॉर्फिन जैसे अन्य नार्कोटिक ड्रग्स का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर 1 साल कारावास या 20,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ सजा के तौर पर दिए जा सकती है। तो ये है इस धारा का मतलब। लेकिन आपको बता दें, सुशांत केस में इस धारा का इस्तेमाल काफी बार किया गया है। धारा 37A क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। करीब 10 लोगों को इसी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है।
रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती पर भी यही धारा लगाई गई है। तो वकील ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। हम लोग दीपेश सावंत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज जजमेंट था, सब बेल एप्लीकेशन 29 तारीख को आर्ग्यू होके आज जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के लिए रखा है। कोर्ट ने 2 अक्यूज की बेल रिजेक्ट की है और 3 लोगों को बेल ग्रांट कर दी है, जिसमें रिया, दीपेश और सैम्यूल है, उनको बेल अलाउ हो गई है विद कंडीशंस। और 2 लोगों है जिनकी रिजेक्ट कर दी है, वो शोविक है और एक जहीद विस्तार करके, उन 2 लोगों की बेल, अब्दुल बासित, उनकी 2 लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। एजी ने उसके ऊपर स्टे मांगा है, पर कोर्ट ने एक एडिशनल कंडीशन देके 10 दिन तक के हमें पुलिस स्टेशन अटेंड करना पड़ेगा, वो कंडीशन लगा के स्टे रिजेक्ट कर दिया है एजी का ये मैटर में। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड कर दिया है कि जितने एनडीपीएस के सेक्शंस है वो सारे नॉन बेलेबल है। अब पूरा रीजनिंग जजमेंट आएगा, उसके बाद ही एनालाइज करके बता सकते हैं, पर फिलहाल 3 आरोपियों को बेल देगी। तीनों आरोपियों को 50,000 की जमानत पे छोड़ा है विद 1 और 2 श्योरिटीज के लिए। हमने रिक्वेस्ट किया कि पेंडेमिक सिचुएशन है तो कैश बिल के लिए ये करिए। एजी ने कोर्ट के ऊपर छोड़ा, कोर्ट ने हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया और कैश बिल डिपॉजिट पर हमारे ऊपर कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट लगाई गई है। हमें पासपोर्ट जमा करना है, तीनों आरोपी को पासपोर्ट जमा करना है, तीनों को हाजिरी देनी है पुलिस स्टेशन में, और उनको मुंबई के बाहर जाना होगा तो एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन आयोग। दीपेश सावंत के पास से कुछ भी मिला नहीं है, नहीं कभी एनसीबी का केस है कि उनसे कुछ मिला है। उनके कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं कि जैसे उनका केस ही ये था कि जब भी कोई पार्सल आता था तो दीपेश सावंत को बोला जाता था कि बिल्डिंग के नीचे से कलेक्ट कर लो, कोई बाकी वो, बट वैसे वो जिसके पास काम करते थे उनके वहीं से उनको इंस्ट्रक्शंस पे वो कलेक्ट करते थे। हमारा केस पहले से भी ये रहा है कि ना हम परचेसर है, ना सेलर है, ना हमारा किसी चीज़ से फाइनेंस से भी कोई लेना देना है। आई एम जस्ट एम्प्लॉय हूँ मैं, और जो उनके कमांड में आता था वो काम करते थे, उससे ज़्यादा उनका कोई रोल भी नहीं था। संग्राम सिंह, डीसीपी क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहे हैं, वो जरा सुनिए। कोई भी व्यक्ति के चेजिंग, इंटरवेंशन या स्टॉपेज के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। चेजिंग मतलब पीछा करना, इंटरवेंशन मतलब वो उनकी व्हीकल को पर्पसली व्हीकल अड़ा के उसको स्टॉप करके वो बाइट लेने की कोशिश करना, या वो सिग्नल पे रुके तो उनके तरफ जाके अपना कैमराज वो विंडोज़ में से वो प्रोट्रूड करके उनको डिस्टर्ब करना। इससे वो खुद की, उस व्यक्ति की और अन्य जो नागरिक है जिनका उस रास्ते से चलने का अधिकार है, इनकी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अशोक पांडे मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, रिया को तो बेल दे दी गई है जो कि 37A में नहीं मिलती है, 1 साल के कारावास की सजा उसमें होती है, लेकिन अब जब बेल मिल चुकी है तो उनके भाई को इसमें बेल क्यों नहीं दी गई, उस पर क्या कुछ तर्क दिए गए हैं? देखिए ममता, जिस तरह से शोविक को बेल नहीं दी गई है तो ये माना जा रहा है कि शोविक कहीं ना कहीं पर जो अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है, और कहीं ना कहीं जो पेडलर्स से अब तक जो इंक्वायरी की गई है उसमें अधिकतर जो पेडलर्स है उनके साथ में शोविक का नाम सामने आया है। और जिस तरह से एनसीबी अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखे हुए है, माना जा रहा है कि कुछ और ऐसे बड़े पेडलर्स है जिनको की ट्रैप लगा करके एनसीबी बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं इनके लिंक वो सामने जो आए हैं वो शोविक के स्टेटमेंट के बाद आए हैं। और ऐसे कई पेडलर्स हैं जिनको गिरफ्तार करने के बाद में ये भी माना जा रहा है कि शोविक के लिंक उनसे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए रिया और शोविक दोनों के जो लिंक है ऐसे कई पेडलर्स के साथ में थे, और उनकी जो फोन डिटेल सामने आई थी, फोन डिटेल और चैट में भी ऐसे कई पेडलर्स के नाम सामने आए थे। देखिए रिया को भले ही इस पूरे मामले में राहत मिल गई है उनको बेल मिलने के बाद में, लेकिन जैसे कि अब शोविक ऑलरेडी अरेस्टेड है और शोविक की बेल को खारिज कर दिया गया है, दिखाता है कि इसमें और भी कहीं ना कोई इन्वेस्टिगेशन और काफी ऐसे बड़े स्टेप उठाए जाने बाकी है, जिसका आज हवाला देते हुए कहीं ना कहीं शोविक की बेल रिजेक्ट हुई है। ममता, रिया के वकील की तरफ से क्या तर्क दिए गए आज कोर्ट में? अशोक, देखिए जिस तरह से पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 को लेकर के खासतौर से कहा गया कि इसमें कई ऐसे आरोपी हैं जिनको की ध्यान में रखते हुए बेल दी गई है। एक तो सतीश मान शिंदे की तरफ से ये बात रखी गई, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किस तरह से ये जो उनके ऊपर सेक्शन लगाए गए हैं, जो भी चार्जेस एनडीपीएस एक्ट में लगाए गए हैं, हमारे जो क्लाइंट रिया चक्रवर्ती जो है उनके ऊपर ये चार्जेस फिट नहीं बैठते हैं, और किसी भी एंगल से जो है जो उनको रखा गया है जुडिशियल कस्टडी में, ये पूरी तरह से इलीगल, अनऑफिशियल बताया जा रहा है। इस तरह के हवाला देते हुए जो इसमें जो उनकी याचिका दायर की गई थी उसमें स्पेसिफिकली जो चीज मेंशन
की हुई थी वो पैंडेमिक को लेकर के ही थी। पैंडेमिक की वजह से ही कहीं ना कहीं पर आज उनको काफी हद तक ये मदद मिली, जिसके बाद में इन तीनों आरोपियों की फिलहाल जो 50,000 के मुचलके पर बेल कर दी गई है। बिल्कुल अशोक, लेकिन अगर बात करें एनसीबी की टीम की, क्या एनसीबी की टीम जो फैसला लिया गया उससे संतुष्ट है? देखिए, संतुष्टि तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह से अभी तीनों अभिनेत्रियों के भी फोन जब्त किए गए हैं, उसके बाद में उनको फॉरेंसिक के लिए रखा गया है। माना जा रहा है कि बहुत और बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। बॉलीवुड के ए ग्रेड ए लिस्टर जो हीरोज हैं, एक्टर्स हैं, उनके नाम इसमें सामने आ सकते हैं। तो आगे चल करके इन्वेस्टिगेशन में रिया से पूछताछ करने के बाद में और भी कई चीज निकल करके आती। हालांकि समीर वानखेड़े ने इस पूरे मामले को लेकर करके वहां पे विरोध प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया उन्होंने खासतौर से इस बेल को लेकर के। लेकिन जिस तरह से पहले ही सुनवाई की जा चुकी थी, आज से फैसला आना बाकी था, तो आज कोर्ट ने जो इस तरह का फैसला लेते हुए सैमुअल को, दीपेश को और रिया को, तीनों को बेल दी थी। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की, अशोक, क्या लग रहा है कि अब जब ये कोर्ट में जाएंगे, जाहिर है जमानत की अर्जी लगातार लगाई जा रही है, वहां से भी क्या यही सिचुएशन देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी तक तो उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया और आज भी रिया को सिर्फ एक पैंडेमिक की वजह से बेल मिली है, क्योंकि 37A जो धारा लगी है उसमें इतनी आसानी से बेल आज तक किसी को नहीं दी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए, लेकिन सतीश मान शिंदे इसीलिए जाने भी जाते हैं। बड़े वकील एक बार की हेयरिंग का 10 लाख रुपया लेते हैं, तो जो कानूनी दाव पेच है उससे काफी अच्छी तरह से वो मतलब जानकार है, और उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए उनको जो फाइनली ये समझ में आया कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी चल रही है और पैंडेमिक एक बहुत बड़ा एक शस्त्र हो सकता है, उनके पास एक हथियार हो सकता है जिसको कोर्ट में रखने के बाद में बेल मिल सकती है, तो उन्होंने वही किया एग्जैक्टली। पैंडेमिक का हवाला देते हुए ही उनको आज, क्योंकि देखिए प्रॉपर तरीके से बता तो आज ये जो उनको बेल मिली है उसमें खासतौर से 28 डेज के बाद जो उनको बेल आज मिली है उसमें सबसे प्रमुख जो था वो पैंडेमिक का ही मामला था। लेकिन मैं आपको अपना एक चीज और अपडेट करना चाहूंगा कि भले ही रिया को एनसीबी मामले में, ड्रग्स मामले में आज बेल मिल गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब जो सीबीआई की टीम है मुंबई आ चुकी है। नूपुर प्रसाद अपने 5 सहयोगी के साथ में 5 अधिकारियों के साथ में सीबीआई की टीम जो दोबारा मुंबई आ चुकी है, और माना जा रहा है कि सीबीआई का अब जो शिकंजा एक बार दोबारा रिया चक्रवर्ती की तरफ घूम सकता है, और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन बाकी थी और माना जा रहा था कि सीबीआई अपनी जांच काफी धीमी रफ्तार से कर रही है, तो अब रिया के बेल मिल जाने के बाद में जिस तरह से सीबीआई की वापसी वापस मुंबई में हुई है, तो माना जा रहा है कि दोबारा जो है डीआरडीओ से जो जांच की एक शुरुआत है। मतलब रिया ये ना समझे कि उसकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, अभी मुश्किलें रास्ते में बहुत सारी हैं। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अशोक बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात हाथरस मामले की करते हैं। हाथरस मामले में लगातार हंगामे, राजनीति और साजिश करार सामने आ रहा है। आपको बता दें अब इसमें ईडी की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जो फंडिंग है वो कई तरह के खुलासे कर रही है, और हाथरस केस में ईडी का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जातीय दंगा फैलाने के लिए मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए भेजे गए थे। बड़ी जानकारी सामने आई है। पीएफआई के फंडिंग की ईडी जांच कर रही है, तो बड़ा खुलासा हाथरस केस में सामने आया है। सरकार ने किया था दंगे भड़काने की साजिश का दावा, जिसके बाद ईडी की एंट्री हुई और ईडी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। बड़ी रकम दंगा फैलाने के लिए मॉरिशस से भेजी गई थी। अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, जहां एक तरफ लगातार हाथरस मामले में एसआईटी की टीम जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से इसमें एक बड़ा खुलासा किया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे मामले पर लिप्त है, ये सामने आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दावा किया था कि कुछ वेबसाइट के जरिए इस पूरे मामले पर जातीय सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह इस पूरे मामले पर प्रदर्शन भी हो रहा है, और प्रदर्शन इस वजह से हो रहा है कि इंसाफ लगातार लोग मांग कर रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीर पहली तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं प्रदर्शन साफ तौर पर किया जा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है, पुलिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, पैम्पलेट लेकर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। रामेश्वरम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, और पाजी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आप साफ समझ सकते हैं कि अभी विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश, इन प्रदर्शनों की तस्वीर लगातार नजर आ रही है।
सुनील सिंह साजन इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, हाथरस की घटना में योगी सरकार का भयावह चेहरा देश के सामने, प्रदेश के सामने आया है। 7 दिन में एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी थी और आज सरकार ने 10 दिन और एसआईटी को दिया है। तो कहीं न कहीं जो सरकार कहती है और अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, उनमें तालमेल बन नहीं पा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है जिसके लिए ये फिर 10 दिन समय दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कल की टिप्पणी कि हाथरस की घटना असाधारण घटना है, पूरे देश में इसी बात को लेकर के गुस्सा है। और कम से कम जो देश को भरोसा था अपनी न्यायपालिका पर, वो कल सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी करके साबित कर दिया कि देश संविधान से चलेगा, किसी तानाशाह से नहीं चलेगा, तानाशाही रवैये से नहीं चलेगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिवार को धमकाने को लेकर के उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, गवाह न टूटें, इस पर भी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। तो सरकार कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय की भी नजर में घेरे में है। इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अनूप। जहां एक तरफ सियासत पूरी तरीके से मामले पर चल रही है, हंगामा और प्रदर्शन भी लगातार जारी है, लेकिन ईडी की एंट्री होना और इतना बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर होना, आगे क्या हो सकता है? और देखिए, सबसे पहले हाथरस मामले में साजिश रची जा रही है जातीय दंगे की और सांप्रदायिक दंगे की। इसका खुलासा सबसे पहले एसआईटी को जो सबूत मिले थे, उन सबूतों के आधार पर जेके 24/7 न्यूज चैनल ने ही सबसे पहले खुलासा किया था इस बात का। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुहर लगाई थी। बाकायदा जेके न्यूज पर खबर चलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान जारी किया था और कहा था कि हाथरस घटना में कुछ असामाजिक तत्व लगातार साजिश रच रहे थे कि जातीय और सांप्रदायिक दंगा हो। इसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ फोटोग्राफ एसआईटी को मिले थे, जिसके बाद साइबर सेल और यूपी पुलिस ने अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज किए, हाथरस और लखनऊ में, और इसकी जांच कई अलग अलग टीमें बनाकर शुरू की गई। अब इसमें कुछ संगठन से जुड़े लोगों की भी गिरफ्तारी और उनकी पकड़ में आने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक मुकदमा दर्ज होने के बाद अलग अलग टीमें उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जुटी हुई हैं। इसमें पीएफआई का नाम सबसे आगे है और ये जो पैसा इन लोगों को फंडिंग की गई है, इसमें खबर आ रही है कि ये विदेशों तक से पैसा लाया गया है। कई लोग इसमें शामिल रहे हैं और 1-2 संगठन और हैं ऐसे जिनके नाम आ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में उन लोगों की भी गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है। लेकिन तो अनूप, अगर विपक्ष की बात करें तो वो ये बोल रहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं था, सरकार जब भी दबती है तो इस तरीके से साजिश का बहाना बना देती है। देखिए, हर विपक्ष का यह काम होता है कि सरकार की आलोचना करना, और जब चुनावी साल सामने हो, ऐसे में सरकार और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना यह साबित करता है कि सियासी फायदे के लिए दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं एसआईटी को, जो सबूत मिल रहे हैं पुलिस टीम को, और जिनके आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे हो सकती हैं, तो कहा जा सकता है कि इससे पहले 2019 में जब दंगा हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब भी इन्हीं संगठनों के नाम सामने आए थे। अगर ये दंगे में शामिल नहीं थे या फिर ये लोग साजिश में शामिल नहीं हैं, तो फिर इन्हें कोर्ट जाना चाहिए सरकार के खिलाफ। इनके सामने तमाम ऐसे पहलू हैं जो खुले हैं, वो उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप दूसरा मुद्दा हो गया। फिलहाल इस मामले में ईडी और एसआईटी अलग अलग टीमें बनाकर जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस बात का भी खुलासा होगा कि जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश जो लोग कर रहे थे वो कौन थे और उन्हें जो
फंडिंग करी जा रही थी, पैसा उन्हें दिया जा रहा था, वो पैसा बिल्कुल अनूप, चलिए अब देखना होगा कि संयुक्त जांच चल रही है, क्या कुछ जानकारी सामने आती है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। बात हरियाणा की करते हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गई हैं और धरना एक अफसर के खिलाफ है। आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक अफसर के खिलाफ धरने पर बैठे हैं असीम गोयल। आपको बता दें, मंडियों की व्यवस्था ठीक करे अफसर, असीम गोयल का कहना सामने आया है। कार्रवाई नहीं होने पर दोबारा धरने पर बैठेंगे। तो आपको ये बता दें कि हरियाणा में धरने पर बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं और विधायक के धरने पर बैठने की वजह है अफसर की लापरवाही है। अफसर के खिलाफ वो धरने पर बैठे हुए हैं। मंडियों की व्यवस्था ठीक करे अफसर, ये कहना सामने आ रहा है। अधिकारी ने आग लगाने की कोशिश की, धक्का बताने की कोशिश की। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है, किसान साथी शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है। आज वो सोने को बेचने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उससे किसान साथी मिले, उनको उसने हड़का के भेजा। व्यापारी साथी मिलकर उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं 5 लाख लोगों का बचा हुआ वकील हूं। मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे हल्के को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान, व्यापारी, मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो इसका मतलब है कि अफसरशाही हावी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा, कई अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। अच्छा। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की। कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है, और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना है। अगर वो ठीक नहीं, मंडियों की तो आपने मुख्यमंत्री से बात नहीं किस बारे में? देखिए, सब चीज़ें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की और सबको संज्ञान में भी हैं। वो जनप्रिय नीतियों को लागू करने की तो बात आपको कहते नहीं हैं। सुनिए सर, सुनिए, आपने मुख्यमंत्री से बात की होगी, मुख्यमंत्री जी से बताई होगी, क्योंकि देखिए एक अफसर को लगाने में सीएम साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सबको, कई बार अधिकारी, कई बार वो चीज़ें, एक दूसरा पहलू, वो हर एक व्यापारी को चोर बताता है। कई चीज़ें दूसरे तरीके से रख देते हैं। हम भी व्यापारियों के साथ जाते हैं तो हमें कह देते हैं आप चोरों का साथ देने के लिए आगे। जब एक अधिकारी के मन के अंदर एक इतनी नफरत है किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो उस सीट पे बैठ के न्याय नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा किसी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मंडियों की व्यवस्था वो ठीक करे, अपनी गलती माने। जो उसने ईगो अपनी ऊपर कर रखी है, पॉलिसियों से ऊपर अपनी ईगो को दूर करके, मेरा उस अधिकारी से भी व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, वो मंडियों की व्यवस्था ठीक कर दे, मैं उसके साथ हूँ। आपके आज के धरने से आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को आपने एक मुद्दा दे दिया कि जो है भाजपा के खुद के विधायक जो है धरने पे बैठ गए? करने के लिए इस धरने पे नहीं बैठा हूँ। कोई और विधायक सरकार का बैठेगा भी नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन मैं विधायक मेरी जनता ने बनाकर भेजा हूँ। मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। आज वो परेशान है, अगर वो दर दर की ठोकरें खा रही है तो मेरा भी चैन से बैठने का आपका कब तक बैठने का मूड है यहाँ पे? मैं केवल आज सांकेतिक धरने में बैठा हूँ, उठ रहा हूँ। लेकिन सोमवार को बड़ा धरना, अगर सोमवार तक ये मंडियां ठीक नहीं चली, सोमवार को बड़ा धरना। तो क्या चंद्रशेखर हमारे साथ इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, कौन है ये अफसर जिसके खिलाफ बीजेपी के खुद के विधायक ही धरने पर बैठ गए हैं? जी बिल्कुल, अंबाला से विधायक 2 बार चुने गए भाजपा के विधायक असीम गोयल ने आज चंडीगढ़ विधानसभा परिसर में धरना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मुख्य सचिव है पीके दास, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि जो मंडियों की व्यवस्था है, जो वेब पोर्टल हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च की थी, ऑनलाइन की सुविधा की थी, वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही है। जो मंडियों की व्यवस्था वो सही से नहीं हो पा रही, किसान आज परेशान हो रहा है। इसको लेकर आज जो भाजपा के विधायक है असीम गोयल, उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आज संकेत दिया। एक दिन के लिए वो धरने पर यहाँ पे बैठे और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं होती, किसानों की स्थिति नहीं होती, क्योंकि अंबाला जो शहर है, जो वहां से वो बिलोंग करते हैं, जो उनकी विधानसभा है, वो वहां पे तकरीबन 90% वहां पे किसान हैं। किसानों के ये वहां पे उसके यहाँ पे आए, तो इसको लेकर विधान परिसर में यहाँ पे उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अगर सोमवार तक यहाँ पर अगर इसकी मंडियों की व्यवस्था ठीक नहीं होती तो यहाँ पर 5 लाख लोगों के साथ, उनका कहना है कि यहाँ पे व्यापारी भी होगा, किसान भी होगा, मजदूर भी होगा, उनके आप यहाँ पे आके धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे। चंद्रशेखर, क्या दिक्कतें हैं मंडियों में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं,
मंडियों में जो ऑनलाइन की सुविधा सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी, ऑनलाइन सुविधा, इसमें यह महत्व होता है कि जिस हिसाब से किसान मंडी में अपनी फसल लेके आता है, उसका किसान के पास मैसेज आता है, पर वो मैसेज नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए किसान परेशान है। जो किराए से लेके आता है मंडी में अपनी फसल को लेकर, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। व्यापारी भी परेशानी में है। तो इसको लेकर जो मंडी की व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नहीं ठीक हो पा रही है। तो इसको लेकर असीम गोयल आज धरने पर बैठे हैं। जो हमने मुख्य अतिथि पीके दास है, उनसे भी, अधिकारी से भी बात की, उन्होंने यही कहा कि जो मंडियों की व्यवस्था है बिल्कुल सही है, ठीक तरह से चल रही है। वो राजनीतिक लोग हैं, वो अपना अपना प्रदर्शन किसी तरह से भी कर सकते हैं। जी चंद्रशेखर, तो अब अगला कदम क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री तक तो ये बात पहुंच गई होगी, जाहिर है, क्योंकि उनके खुद के विधायक धरने पर बैठे हैं, तो अफसर पर गाज गिरेगी, कोई एक्शन होगा? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि सीएम मनोहर लाल खट्टर, असीम गोयल के काफी अच्छे लिंक हैं उनके साथ। अगर छोटी सी भी कोई कमी होती, किसी अधिकारी को बदलना हो या लगाना हो, वो छोटी सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है 3 अध्यादेशों को लेकर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फायदा मिलता नजर आ रहा है। जो बीजेपी के खुद के विधायक हैं, वो कांग्रेस के साथ में यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर होंगे। और यहाँ पर देखना यही होगा साथ में कि आखिर ये जो बीजेपी के विधायक खुद इस धरने पर बैठने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फायदा मिलता नजर आएगा। बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि यही बात उठ भी रही है कि आपने एक राजनीतिक मुद्दा दे दिया विपक्षी पार्टियों को, आप जब खुद बैठ गई हैं, जब इस समय कृषि कानूनों को लेकर विरोध चल रहा है, उस बीच किसानों के लिए ही बीजेपी की सरकार में बीजेपी के विधायक पर धरने में बैठना, क्या लग रहा है आगे क्या बयान होगा विपक्ष की तरफ से? जब हमने असीम गोयल से इसके बारे में बात की भी, क्या आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इसके बारे में बात की, क्या मंडियों की व्यवस्था नहीं ठीक है या कुछ इसके बारे में बात की, उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री के साथ कोई विवाद नहीं है, मुख्यमंत्री के साथ कोई परेशानी है, सिर्फ अफसरशाही को लेकर परेशानी है। अगर अफसरशाही को ठीक कर देते तो मेरा कोई यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन का या किसी तरह से भी कोर्स नहीं होगा। पर बात ये उठती है भी, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के लिए एक छोटी सी बात, अधिकारी को कहीं पे भी बदला जा सकता है, तो ये बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। चलिए चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर सीएम मनोहर लाल क्या फैसला लेते हैं, क्या अफसर का तबादला कर दिया जाता है या फिर विधायक यूं ही अपनी पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठे रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।